ओके, तो यहाँ पे हम Django टेम्पलेट लैंग्वेज को देख रहे हैं, हम इफ़ टैग को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है इफ़ लिखना है, लेकिन उसके पहले आपको लिखना है एक कर्ली ब्रैकेट और फिर परसेंट, ओके। उसको एंड भी सेम करना है, लाइक परसेंट एंड द कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखना है इफ़। और यहाँ पे आप देखना कि इफ़ टैग जो है इवैल्यूएट करता है वेरिएबल को, एंड इफ़ दैट वेरिएबल इज़ ट्रू, अगर वो वेरिएबल ट्रू रहता है, ओके, तो वो जो ट्रू रहता है तो वो राइट करेगा सामने वाला कोड, अदरवाइज वो राइट नहीं करेगा, ओके। सिंपल, एग्जिस्ट इज नॉट एम्प्टी एंड इज नॉट फॉल्स और बुलियन वैल्यू। लेट्स लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यहाँ पे ये आपने कर्ली ब्रैकेट एंड परसेंटेज, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज एंड कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, if and variable, if it's true then it will write that, otherwise it will end if, okay। यहाँ पे end करेगा, तो यहाँ पे end if आएगा, क्या आएगा, end if, same end if भी इसी में लिखा जाएगा, end if भी सेम लिखा जाएगा इसको क्लोज करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल if nm for hello nm, जो भी नाम होगा वो डालेगा यहाँ पे, एंड end if अगर नाम होगा उसके पास में या फिर इसमें nm में नाम होगा तो ये प्रिंट करेगा, सिंपल सी बात है। इफ़ nm एंड st दोनों के अगर नाम होंगे देन तो आप यहाँ पे लिखोगे वो नाम, ये यहाँ पे इसका लिखोगे और यहाँ पे इसका लिखोगे, जस्ट अ मिनट, अ लिटिल बिट, ओके। यहाँ पे इसका लिखोगे nm का, यहाँ पे st का लिखोगे, ओके। और फिर सीट अवेलेबल जो भी चीज़ है वो लिखोगे, और फिर एंड इफ लिखोगे, ओके। सीट्स अवेलेबल, ऑब्वियसली सीट्स अवेलेबल, तो इस तरीके से आप लिखोगे, एंड इफ करोगे उसको। एंड जो है यहाँ पे वो सिंपल है, यहाँ पे जो एंड है जिस तरीके से बाद में काम करता है, क्या वो उसी तरीके से काम करेगा? सो एग्जैक्टली आई कैनॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट आई थिंक सो, ओके, कि वो एज अ लॉजिकल ऑपरेटर ही काम करेगा। इफ़ nm और st और फिर सेम तरीके से काम करेगा। इफ़ nm इफ़ नॉट st, अगर st नहीं है तो ही लिखो, अदरवाइज मत लिखो। सो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। इफ़ टैग विथ कंडीशन, कंडीशन के साथ लिख सकते हैं। इफ़ यहाँ पे कंडीशन दे दोगे आप कि फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 2 है तो ही आपको ये कंडीशन, ये सामने का कोड लिखना है, अदरवाइज एंड इफ करना है। इफ लाइक इफ़ nm इज इक्वल टू अगर उसका nm नेम अगर Django है देन राइट दिस कोड, अदरवाइज एंड इफ कर दो, सिंपल है। इफ़ nm equals to Django and like sit is equals to 5% and nm is seat available, ओके। एंड इफ करना है यहाँ पे, सो इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। इफ़ नॉट st इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 देन आपको लिखना है कि अगर सिट आपकी 5 नहीं है तो आपको लिखना है सिट्स नॉट अवेलेबल, ओके। और या फिर बाद में एंड इफ कर देना है, यहाँ पे और लगा सकते हो आप, सेम है तो यहाँ पे भी लगा दो nm इज इक्वल्स टू Django और st इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे आपको अवेलेबल सीट्स, सॉरी, एक ट्रू एक फॉल्स होना चाहिए, तभी आपको ये कंडीशन बताएगा, अदरवाइज वो कंडीशन आपको नहीं बताएगा। सिंपल है। तो ये भी यहाँ पे तरीका आपको आप आजमा सकते हो एंड वगैरह का, ओके। इफ़ टैग मे ऑल्सो यूज द ऑपरेटर्स, इफ़ टैग जो है वो बाकी के ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकता है, लाइक ये नॉट इक्वल्स टू और फिर ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, एंड देन लेस दैन, ग्रेटर दैन, एंड ग्रेटर दैन, लेस दैन, सॉरी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, सॉरी, एंड लेस दैन इक्वल्स टू, एंड इन, नॉट इन, इज नॉट, ओके। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। नाउ इफ़ टैग विथ फिल्टर, फिल्टर के साथ में भी आप लिख सकते हो। इफ़ यहाँ पे वेरिएबल का नाम फिल्टर लगा दो यहाँ पे और फिर एंड इफ कर दो, ओके। यहाँ पे आप देखना कि ये चीज़ आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे इस तरीके से, ओके। इफ़ और फिर वेरिएबल एंड देन दैट, फिल्टर लगाना है यहाँ पे, आप फिल्टर लगा दो। यहाँ पे आप लेंथ देख सकते हो, लाइक इफ़ nm लेंथ इक्वल्स टू इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6% एंड व्हाट नॉट, ओके। आप इस तरीके से यहाँ पे लिखो। इफ़ एल्स टैग के बारे में बात करते हैं, इफ़ लाइक वेरिएबल एंड एल्स एंड एंड इफ, लाइक एल्स को भी आप ला सकते हो, इफ़ और फिर आप लिखोगे एल्स और फिर लिखोगे एंड इफ, ओके। इफ़ एल्स एंड इफ, सिंपल है। सामने इफ एल्स टैग विथ कंडीशन, इफ कंडीशन एल्स एंड इफ nm इक्वल्स टू
Django अगर है तो else, मतलब ये हेलो लिख दो जो भी है, और फिर या फिर एल्स कंडीशन में जो भी होगा वो लिख दो और फिर ये लिख दो। मतलब यहाँ पे कंडीशंस भी आप डाल सकते हो। ओके, इफ एल्स विद कंडीशन। इफ इलिफ टैग भी है इसमें, जो कि मैं अभी वेट ही कर रहा था कि क्या ये टैग है। सो इफ एंड वेरिएबल, इलिफ वेरिएबल, एल्स एंड इफ। तो वेरिएबल अगर होगा वो चीज़ तो ये यहाँ पे रहेगी, या फिर अगर ये वेरिएबल होगा तो यहाँ पे चीज़ रहेगी। ओके, तो एल्स में जाएगा अदरवाइज। मतलब देखो, इफ़ अगर ये सही है तो फिर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे चला जाएगा, राइट, एल्स में या फिर एंड इफ में। तो ये सारी चीज़ें इन वन सिंगल लाइन वी कैन से। नाउ यहाँ पे इफ इलिफ टैग विथ कंडीशंस, इफ कंडीशन, इलिफ की कंडीशन भी डाल सकते हो आप, एल्स एंड इफ भी डाल सकते हो। ओके, तो आप ये देख लेना, ठीक है। इफ कंडीशन, इलिफ कंडीशन, एल्स और एंड इफ भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे भी कंडीशन डाल रहे हैं, यहाँ पे भी कंडीशन डाल रहे हैं, एल्स में कंडीशन, यहाँ पे एंड इफ में भी। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इफ एन एम इज इक्वल्स टू Django, देन यहाँ पे प्रिंट करो इलिफ लाइक इक्वल्स टू 5, तो ये प्रिंट करो, एल्स ये प्रिंट करो। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये अगर ट्रू रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना, ये अगर ट्रू रहेगा तो यहाँ जाएगा। ये अगर मान लो कि फॉल्स रहेगा तो ये प्रिंट होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो गया था। ये अगर सही नहीं है तो ये यहाँ पे जाएगा, अगर ये भी सही नहीं है तो सामने जाएगा। तो इफ़ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, इट विल गो टू इलिफ। ओके, इलिफ, एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट ट्रू, देन इट विल गो टू द अनदर इलिफ। ओके, तो इस तरीके से ये जाता रहेगा, आई थिंक सो। ओके, और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट ये राइट करके आपको दे देगा। मतलब ये चेक करो पहले, फिर उसके बाद में यहाँ जाओ, उसके बाद में यहाँ जाओ। ओके ओके, लेट्स गो अहेड। अभी आप देखना कि मैं एक बार कमेंट में जाता हूँ और पेंसिल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखना कि इफ़ इलिफ कंडीशन एक बार किस तरीके से काम करती है। अगर मान लो कि पहली जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है तो वो इलिफ की तरफ जाएगा। अगर इलिफ की ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट इलिफ की तरफ जाएगा। अगर ये कंडीशन इसको ट्रू मिलती है तो वो नेक्स्ट इलिफ की तरफ जाएगा ही नहीं। ओके, तो मतलब ये बाकी का कोड एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ये सिर्फ यहाँ तक का कोड एग्जीक्यूट करेगा, मतलब यहाँ तक ही चेक करेगा। अगर ये कंडीशन उसको ट्रू मिल जाती है तो ये बाकी की कोई भी कंडीशन सामने जाके चेक नहीं करेगा। सो आपको समझ में आएगा होगा, अगर सही नहीं है तब तक ये चेक करता रहेगा। जब एक बार उसको सही मिल जाता है, ओके, इलिफ जब तक सही मिल जाता है, जब सही मिल गया तो उसको एंड करेगा। ओके, वंस इट विल फाइंड द करेक्ट आंसर, इट विल स्टॉप्स ओवर देयर। ओके, सो इलिफ जब वहाँ जिसको ये सही मिल जाता है, जिस जगह पे ये सही मिल जाता है वो स्टॉप हो जाएगी कंडीशन वहाँ पे। ओके, वंस it will understand if the statement is correct, it will stop over there. Okay, if statement correct, stops there. Okay, if statement correct, stop there. Simple. यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाना, if correct, stops there. Now go to the next, dot lookup. Okay, dot lookup देखना, technically when the template system encounters a dot, जब आप टेम्पलेट सिस्टम में डॉट इनकाउंटर करते हो, इट ट्राइज टू फॉलोइंग लुकअप इन दिस ऑर्डर। ओके, सो पहले तो डिक्शनरी लुकअप करेगा, देन एट्रीब्यूट और मेथड लुकअप करेगा, देन न्यूमेरिक इंडेक्स लुकअप करेगा। सबसे पहले डिक्शनरी, नेक्स्ट एट्रीब्यूट और मेथड एंड न्यूमेरिक इंडेक्स लुकअप। तो आप देखना थोड़ा सा यहाँ पे देखना, फॉर वेरिएबल इन वेरिएबल्स, ऑब्वियसली यहाँ पे लूप चल रहा है, फॉर लूप। ओके, फॉर वेरिएबल इन वेरिएबल्स, और यहाँ पे आप वेरिएबल लिखना और फिर एंड फॉर लिखना। ओके, यहाँ पे फॉर लूप लगाया हमने, फॉर है ना, तो यहाँ पे फॉर लिखना, फॉर इन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको सेम लिखना पड़ेगा, ये जो आपका साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो आपका साइन है वो सेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप दोगे कुछ, यहाँ पे आप कुछ देंगे। ओके, सो फॉर वेरिएबल इन वेरिएबल्स, और यहाँ पे आप वेरिएबल को एक तरीके से आपके टेम्पलेट लैंग्वेज में लिख देना, डबल करली ब्रैकेट्स में। ओके, देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल भी ले सकते हो, लाइक यूएल दैट इज अनऑर्डर लिस्ट। उस अनऑर्डर लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर लिखोगे
परसेंटेज फॉर स्टूडेंट STU इन स्टूडेंट्स, और फिर STU लिखोगे यहाँ पे, इस LI में आओगे, मतलब ये लिस्ट बनाते चला जाएगा, लेकिन लिस्ट बनाएगा अंडर अनऑर्डर लिस्ट। ओके, और फिर ये आपको एक तरीके से प्रिंट होके मिलेगा जो भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप लिखोगे। ओके, और यहाँ पे आप देखना कि फॉर एग्जांपल सिंटैक्स क्या रहेगा आपको डिक्शनरी के लिए, मान लो फॉर की और वैल्यू इन डेटा डॉट एटम्स। ओके, तो यहाँ पे की लिख देना और यहाँ पे वैल्यू लिख देना, फिर एंड फॉर लिख देना, फॉर की वैल्यू इन डेटा डॉट एटम्स, डेटा डॉट एटम्स में, और फिर फॉर वेरिएबल इन वेरिएबल्स में। ओके, तो इस तरीके से ये होगा। तो फॉर लूप टैग आप देख सकते हो, फॉर लूप टैग में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो हमने देखा अभी उसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को देखना। तो थोड़ा सा मैं इपिक पेन को ले लेता हूँ। ओके, एग्जाम्पल देखना, डेटा क्या दिया हमने, यहाँ पे नेम दिया और फिर यहाँ पे जॉन दिया, एज दिया 30 एंड सिटी दिया न्यूयॉर्क। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। अब फॉर की, यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर की वैल्यू इन डेटा डॉट एटम्स, ये डेटा है। ओके, और ये एटम्स है अंदर के, ऑब्वियसली इनको एटम्स बोलते हैं हम, इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं, दोनों को मिला के हम एटम्स बोलते हैं। सो फॉर की वैल्यू इन डेटा डॉट एटम्स प्रिंट एफ और फिर की और फिर वैल्यू। ओके, सिंपल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को कर रहे हैं। अभी देखना नीचे जाके इसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपल है, इसका आंसर आएगा नेम फिर जॉन, एंड यहाँ पे देखना कि क्योंकि की यहाँ पे आ रही हो, वैल्यू यहाँ पे आ रही, तो ऑब्वियसली की वैल्यू यहाँ पे हमको आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल रहा, लेकिन ये टेम्पलेट में नहीं दिखाया है इसने नॉर्मली दिखाया हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो टेम्पलेट्स की लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज नियरली सेम है। ओके, बस आपको थोड़ा से सिंटैक्सेस अलग लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं है। नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज। प्री डिफाइंड फॉर लूप वेरिएबल्स, कुछ फॉर लूप के लिए कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, लाइक फॉर लूप डॉट काउंटर 0 से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स द काउंटर, देन फॉर लूप डॉट रिवर्स काउंटर 0 से, फॉर लूप डॉट फर्स्ट, फॉर लूप डॉट लास्ट, फॉर लूप डॉट पेरेंट लूप। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो इसको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ देखने की। इटरेशन ऑफ द लूप इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, इटरेशन ऑफ द लूप इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 दिया हुआ है यहाँ पे द नंबर ऑफ इटरेशंस फ्रॉम द एंड ऑफ द लूप। ओके, नंबर ऑफ इटरेशंस जो है फ्रॉम कहाँ से, द एंड ऑफ द लूप से, द नंबर ऑफ इटरेशन फ्रॉम द एंड ऑफ द लूप 0 इंडेक्स से। ओके, सो ये देखना आप चीज़। ट्रू इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम थ्रू द लूप, ट्रू इफ दिस इज द लास्ट टाइम थ्रू द लूप। ओके, सो इस तरीके से चलिए आप देखना टेम्पलेट्स इनसाइड द प्रोजेक्ट, और फिर ये सारी चीज़ें वापस आ रही है। गीकी शोज़ की स्टेप्स आप देख लो, और फिर ये सेम चीज़ें वापस होके आ रही है। तो टेम्पलेट्स तो आपने देख ही लिया था, टेम्पलेट्स को किस तरीके से डालेंगे उसमें। ओके, मुझे नहीं लगता कि कुछ। ओके, स्टैटिक फाइल्स के बारे में अभी जानते हैं। ओके, स्टैटिक फाइल्स, CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, इमेज फाइल्स, वीडियो फाइल्स। ओके, सो यहाँ पे आप देखना कि हमने HTML फाइल्स से सिर्फ और सिर्फ HTML फाइल्स को टेम्पलेट फाइल्स बोला था। ओके, टेम्पलेट फाइल्स किसको बोला था, इनको ही सिर्फ। अब स्टैटिक फाइल्स डिफरेंट है, बाकी जो CSS है आपकी, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट, इमेज, वीडियो फाइल्स आर कंसिडर एज अ स्टैटिक फाइल इन द जांगो में इन चीज़ों को आपको स्टैटिक फाइल्स बोलना पड़ेगा, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेज, वीडियो फाइल्स को। ओके, तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ Django provides django.contrib.static files। ओके, क्या django.contrib.static files to help you manage them। ओके, मैनेज करने के लिए ये हमको Django ने प्रोवाइड किया हुआ है, django.contrib.static files। django.contrib.static files कलेक्ट स्टैटिक फाइल्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम ईच ऑफ आवर एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन से। ओके, into the single location that can easily be served in the production। ओके, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। हाउ टू क्रिएट स्टैटिक फोल्डर, स्टैटिक फोल्डर किस तरीके से बनाते हैं, वो फाइल्स को किस तरीके से बनाते हैं। सिंपल, स्टैटिक में CSS, फिर इमेजेस,
ओके, CSS इमेजेस और फिर यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, कस्टम डॉट CSS, जो भी आपकी इमेजेस है वो आ जाएंगी स्टैटिक में. वी क्रिएट द स्टैटिक फोल्डर इनसाइड द रूट प्रोजेक्ट फोल्डर. यहाँ पे भी हम रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे. टेम्पलेट भी हमने रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही बनाया था. स्टैटिक फोल्डर भी हम सेम जगह पे बनाएंगे. देन स्टैटिक फोल्डर वी क्रिएट द रिक्वायर्ड फोल्डर्स. बाकी के हम रिक्वायर्ड फोल्डर्स यहाँ पे बनाएंगे विच विल कंटेन द ऑल स्टैटिक फाइल्स रिस्पेक्टिवली लाइक CSS फोल्डर. और फिर उसमें जो भी इमेज फोल्डर बनाएंगे, तो आप पहले तो CSS बना दो, इमेज फोल्डर बना दो, मतलब स्टैटिक के अंदर आप ये बना दो. उसके बाद में अंदर अलग अलग तरीके की फाइल्स आप बना सकते हो. सिंपल. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 by 1 हम आ सकते हैं पेजेस में. ओके चलो ठीक है, सामने बढ़ते हैं. आपको सेम यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी आपको. प्रीवियस वाले जांगो वर्जन में ये लिखना पड़ेगा, लेकिन 3.1 के ऊपर स्टैटिक अंडरस्कोर dir लिखना पड़ेगा आपको. और फिर बेस अंडरस्कोर dir, जैसे आपने बोला था यहाँ पे टेम्पलेट्स में आपने बोला था, वैसे ही स्टैटिक में भी आपको लिखना पड़ेगा. ओके, सो स्टैटिक अंडरस्कोर dir बेस अंडरस्कोर dir /static लिखना पड़ेगा एंड इट विल बी सर्व अवर पर्पस. नाउ यूज द स्टैटिक फाइल्स इन द टेम्पलेट फाइल्स. टेम्पलेट फाइल्स में आपको स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करना पड़ेगा. सो फर्स्ट लोड द स्टैटिक फाइल्स. स्टैटिक फाइल को लोड करना पड़ेगा. रेफरेंस स्टैटिक फाइल्स, स्टैटिक फाइल को रेफरेंस देना पड़ेगा. देन टेम्पलेट /कोर्स, फिर course1.html. ओके, सो यहाँ पे देखना आप कि एक तरीके से जस्ट अ मिनट आपको ये सिंटैक्स देना पड़ेगा. यहाँ पे सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे इसको स्टार्ट, इसको एंड और इसको बोलना पड़ेगा लोड स्टैटिक. ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा लोड स्टैटिक. ओके, फिर आप लिंक दे सकते हो लाइक % और फिर स्टैटिक नाम से जो भी आपकी लिंक है. CSS में जाओ भैया और फिर स्टाइल डॉट CSS में जाओ. ओके, तो आप इसको लिंक कर सकते हो इस तरीके से. सो पहले लोड स्टैटिक और फिर यहाँ पे स्टैटिक देके यहाँ पे वो फाइल को यूज़ कर सकते हो. सेम यहाँ पे अगर सोर्स आपका इमेज है तो फिर यहाँ पे स्टैटिक देना है आपको. फिर आपको यहाँ पे उस स्टैटिक फाइल का रेफरेंस देना हुआ है. ओके, रेफरेंस ऑफ द स्टैटिक फाइल. तो इस तरीके से आप स्टैटिक फाइल्स टेम्पलेट फाइल यूज स्टैटिक फाइल्स इन टेम्पलेट फाइल्स में कैसे यूज़ कर सकते हो आप. ओके, टेम्पलेट फाइल्स में Django टेम्पलेट फाइल्स में आप स्टैटिक फाइल को कैसे यूज़ कर सकते हो. सिंपल. रेफरेंस द स्टैटिक फाइल्स. फर्स्ट लोड द स्टैटिक फाइल्स. आपको पहले तो लोड करनी पड़ेगी स्टैटिक फाइल्स को, देन आपको उनको रेफरेंस देना पड़ेगा. ओके, नाउ लोड द टेम्पलेट टैग. लोड टेम्पलेट टैग, लोड और फिर उस मॉड्यूल का नाम. ओके, लोड इमो टैग्स, लोड geekyshows.mytags, लोड जो भी होगा उसको लोड करना पड़ेगा. तो इस तरीके से आप बोल दो उसको कि लोड करो वो चीज़. तो स्टैटिक टेम्पलेट टैग, सो लोड और फिर स्टैटिक. ओके, तो फिर स्टैटिक और फिर फाइल नेम, स्टैटिक फिर पाथ /फाइल नेम, पाथ /फाइल नेम्स एज अ वेरिएबल. ओके, तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखना कि आप लिंक करोगे. ओके, फिर रेफर करोगे, href करोगे. href इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना, रिलेशन स्टाइल शीट से. और फिर href इज इक्वल्स टू ये चीज़. ओके, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे देखना इमेज सोर्स, फिर स्टैटिक, फिर इमेज, इस तरीके से आप लिखोगे. और फिर इमेज सोर्स और फिर यहाँ पे अंडरस्कोर कर्ली ब्रैकेट माई लव कर्ली ब्रैकेट एंड दैट सेव्स द पर्पस एज माई लव. ओके, सो इस तरीके से कुछ है. नाउ ओ सो सॉरी. ओके, गेट स्टैटिक प्रीफिक्स टेम्पलेट टैग. स्टैटिक प्रीफिक्स टेम्पलेट टैग का आपको यहाँ पे एग्जांपल लेना है. ओके, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम. यहाँ पे आप देखना लोड स्टैटिक करना है आपको. उसके बाद में आपको जाना है, लोड स्टैटिक करने के बाद में आपको जाना है नीचे की तरफ. यहाँ पे देना है लाइक ये देखना आप कि स्टाइल शीट रिलेशन टाइप जो भी है आपका, ये नहीं लिखा तो भी चलता है. href फिर %static और फिर यहाँ पे उस फाइल का नाम. तो ये चीज़ होगी यहाँ पे. ओके, सिंपल सी बात है. उसके बाद में आप देखना यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने. बाकी तो ये मतलब एक तरीके से लोड टेम्पलेट तो आप लोड स्टैटिक तो आपको ऊपर करना ही पड़ेगा. और ये जो एग्जांपल है ना, वो एग्जांपल एक सिंपल सा प्लेन एग्जांपल है. लाइक यहाँ पे आपने कुछ नहीं, एक बॉयलर प्लेट ला के रखी हुई है, बाकी तो सेप सेम है. लाइक यहाँ पे देखना और यहाँ पे href में देखना स्टैटिक और फिर उस फाइल का जो पाथ रहेगा या फिर रेफरेंस रहेगा वो रेफरेंस आप यहाँ पे दोगे. सिंपल सी बात है. ओके, सो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. तो हम सामने के टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं.
बस और एक चीज़ यहाँ पे बताने की रहेगी ये कि यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपको यहाँ पे स्टैटिक अंडरस्कोर यूआरएल में ये स्टैटिक डालना पड़ेगा, ओके, जो कि हमने शायद पिछली बार नहीं देखा था। ओके सॉरी, यहाँ पे एक छूट गया था हमारा, देखना आप कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक dir फिर यहाँ पे लिखा, और फिर ये जो स्टैटिक dir है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा लाइक स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dir में, और फिर यहाँ पे आपको स्टैटिक अंडरस्कोर यूआरएल में स्टैटिक लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्क करेगा। ओके, रिमेंबर दैट, तभी जाके ये वर्क करेगा, अदरवाइज इट वोंट बी वर्किंग ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे आप देखना गेट स्टैटिक प्रीफिक्स, और ये ऑब्वियस है कि हमने चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच किया हुआ था, मतलब एक थोड़ी सी भूल हो गई थी हमसे, हम देख नहीं पा रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अच्छे से। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, सामने बढ़ते हैं, आप देखना कि गेट स्टैटिक प्रीफिक्स, ओके, गेट स्टैटिक प्रीफिक्स, वी शुड प्रेफर अ स्टैटिक टेम्पलेट टैग। हमने प्रेफर करना चाहिए स्टैटिक टेम्पलेट टैग को, बट इफ़ यू नीड मोर कंट्रोल ओवर एग्जैक्टली वेयर एंड हाउ स्टैटिक यूआरएल इज इंजेक्टेड, जब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे स्टैटिक यूआरएल इंजेक्ट हुई है इनटू द टेम्पलेट, यू कैन यूज द गेट स्टैटिक प्रीफिक्स टेम्पलेट टैग। ओके, सो हमको तो स्टैटिक टेम्पलेट टैग ही प्रेफर करना चाहिए, बट if you need more control over the exactly where the how static URL where and how, कहाँ और कैसे स्टैटिक यूआरएल इंजेक्ट हुई है टेम्पलेट में, सो इसका गेट अंडरस्कोर स्टैटिक अंडरस्कोर प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हो टेम्पलेट टैग का। ओके, सो गेट अंडरस्कोर स्टैटिक अंडरस्कोर प्रीफिक्स, और यहाँ पे सेम इमेज और फिर जो भी चीज़ें हैं वो। देयर ऑल्सो सेकेंड फॉर्म यू कैन यूज टू अवॉइड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग को अवॉइड करने के लिए आप एक सेकंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू नीड द वैल्यू मल्टीपल टाइम्स। ओके, इफ़ यू नीड द वैल्यू मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पे आप सेम, यहाँ पे भी सेम है, देखना परसेंट लोड स्टैटिक परसेंट और फिर करली ब्रैकेट कंप्लीट गेट स्टैटिक प्रीफिक्स एज स्टैटिक प्रीफिक्स, और फिर यहाँ पे स्टैटिक प्रीफिक्स, फिर स्टैटिक प्रीफिक्स एज स्टैटिक प्रीफिक्स बोला है, बाकी कुछ नहीं बोला हुआ है। ओके, तो सोर्स में, इमेज सोर्स में आप यहाँ पे स्टैटिक प्रीफिक्स लिख दो, और ये सारी चीज़ें सेम लिख दो, जहाँ पे इमेज सोर्स में आप ये चीज़ें लिख रहे थे उसकी जगह स्टैटिक प्रीफिक्स लिख दो, और आप आपका यूज़ कर सकते हो आपकी फाइल का, बट इसका यूज़ नहीं होगा शायद से, हम देखेंगे। ओके, तो सामने बढ़ते हैं। तीन चीज़ों को यहाँ पे किया जा रहा है, लाइक स्टैटिक यूआरएल आपको करना पड़ेगा स्टैटिक। ओके, दिस यूआरएल यूज्ड व्हेन रेफरिंग द स्टैटिक फाइल्स लोकेटेड इन स्टैटिक रूट। ओके, तो मतलब स्टैटिक फाइल्स आपकी कहाँ लोकेटेड है, इसलिए स्टैटिक यूआरएल लिखेंगे आप। इट मस्ट एंड विद द स्लैश इफ इट सेट्स नॉन एम्प्टी वैल्यू, अगर नॉन एम्प्टी वैल्यू है तो स्लैश लास्ट में लिखना पड़ेगा, मस्ट एंड्स विद द स्लैश। ओके, ओके, तो स्टैटिक, तो ये फॉर एग्जांपल हमारा स्टैटिक रूट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज द यूआरएल टू यूज व्हेन रेफरिंग टू स्टैटिक फाइल्स लोकेटेड इन दिस स्टैटिक रूट। ओके, now static root, this is absolute path to the directory where the collect static will collect the static files for deployment के लिए collect static जो है वो collect करेगा static files को। okay, it is default none रहेगा default। okay, आप देखना यहाँ पे os.path.join base directory static। okay, statics files dir, this setting defines the additional location the static files app। okay, तो ये additional location देगा static files app का, will traverse if the file system finder is enabled। okay, if you use the collect static or find static management command or use the static files serving view, it is बाय डिफ़ॉल्ट एन एम्प्टी लिस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी लिस्ट रहेगी, तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो देखना, लेकिन ज़रूरत नहीं उतनी इन चीज़ों को पढ़ने की, आई थिंक सो। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक फाइल स्टोरेज। द फाइल स्टोरेज इंजन टू यूज द फाइल स्टोरेज इंजन टू यूज
when collecting static files with the collect static management command के साथ में. Like यहाँ पे देखना आप django.contrib.staticfiles.storage फिर static file storage बहुत लंबा है. django.contrib.staticfiles.storage.static file storage. A ready to use instance of the storage backend defines if these settings can be found at django.contrib.staticfilestorage.staticfilestorage. ओके, चलिए एक बार गीकी स्टेप्स को देखते हैं. तो गीकी स्टेप्स में आप देखना कि आपको एक Django प्रोजेक्ट बनाना है, ऐप बनाना है. 2 ऐप बना दिए यहाँ पे. उसके बाद में आपको उनको इंस्टॉल्ड ऐप्स में डालना है, दोनों ऐप को. उसके बाद में आपको टेम्पलेट्स बनाने हैं रूट प्रोजेक्ट फोल्डर में, और सेटिंग्स में जाके आपको ऐप dirs में चेक करना है true in settings.py. फिर आपको टेम्पलेट्स डायरेक्टरी मतलब एक तरीके से रूट प्रोजेक्ट फोल्डर में आपको टेम्पलेट्स डायरेक्टरी बनानी है. ओके, इन settings.py में आपको उसको सेटिंग्स भी करनी है. ऑब्वियसली रूट प्रोजेक्ट फोल्डर में ही बनाया था, settings.py में आपको उसकी सेटिंग करनी है. सॉरी. उसके बाद में फोल्डर में इनसाइड ऐप टेम्पलेट्स में डायरेक्टरी फॉर टेम्पलेट फाइल्स, क्रिएट टेम्पलेट फाइल्स इनसाइड द ऐप टेम्पलेट फोल्डर में. फिर आपको क्या करना है, क्रिएट टेम्पलेट फाइल्स इनसाइड द टेम्पलेट फोल्डर में आपको जाना है विच इज़ इनसाइड द रूट प्रोजेक्ट फोल्डर. रूट प्रोजेक्ट फोल्डर में स्टैटिक फोल्डर बनाना है एक तरीके से. रूट प्रोजेक्ट फोल्डर में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, वीडियोस एट्सेट्रा डालना है इनसाइड द स्टैटिक फोल्डर. क्रिएट द स्टैटिक फाइल्स इनसाइड CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, वीडियो एट्सेट्रा. राइट अ व्यू फंक्शन इनसाइड द views.py. ओके, डिफाइन द URL को डिफाइन करना है प्रोजेक्ट लेवल पे और साथ साथ में ऐप लेवल पे. राइट द टेम्पलेट फाइल्स कोड का टेम्पलेट फाइल्स में कोड लिखना है, स्टैटिक फाइल्स में भी आपको कोड लिखना है. तो ये सारी चीज़ें गीकी स्टेप्स में आपको फॉलो करनी है. सिंपल है. सो हाउ टू क्रिएट द स्टैटिक फोल्डर एंड फाइल्स इनसाइड द एप्लीकेशन. तो किस तरीके से आप फोल्डर्स एंड फाइल्स बनाओगे इनसाइड द एप्लीकेशन. तो इट्स वेरी सिंपल राइट नाउ. मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत अभी पड़ने वाली है. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखना कि गीकी शोज़ में जो प्रोजेक्ट फोल्डर है आप में टेम्पलेट जो डाला हुआ है सिर्फ home.html का डाला हुआ है. बाकी आपकी जो बाकी की टेम्पलेट्स है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाकी की टेम्पलेट्स आपकी जैसे कि ये कोर्स है तो कोर्स के अंदर ही मुझे लग रहा है कि आपकी टेम्पलेट है. ओके, और यहाँ पे फीस के अंदर ही आपकी जो टेम्पलेट है मुझे शायद से दिखाई दे रही है. आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, सो इसको थोड़ा सा देखना. मैं थोड़ा सा इस यहाँ पे कन्फ्यूजन में हूँ. ओके.